वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशान में इंग्लिश ट्यूशन। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईशान में इंग्लिश ट्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम जूलियस सीजर की जो कहानी है, जो इसका नाटक है और इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, उसको आज हम हिंदी में डिटेल में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा और आपको यह नाटक का पूरा जो थीम है, जो इसका प्लॉट है, पूरा आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जूलियस सीजर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। जो जूलियस सीजर है आपकी, वह 1599 में लिखी गई थी और इसका जो सोर्स है वह प्लूटार्च लाइफ से है। जैसा कि बहुत सारे इन्होंने प्लूटार्च लाइफ से अपने नाटक को लिया हुआ है, सोर्स माना हुआ है। और इसकी जो सेटिंग है वह रोम में पहले होती है, उसके बाद सर्डिस यानी कि फिलिप्पी के पास चला जाता है। तो जूलियस सीजर की कहानी है जिसमें कि कुछ पात्र हैं मेन उसमें ऑक्टेवियस सीजर है, मार्क एंटनी है, लेपिडस है। ये सब ट्रायम्वर्स रहते हैं, यानी कि ये लोग वीर योद्धा हैं। और मार्कस ब्रूटस है, कैसियस है, कैशका है, डिजियस है, कलपूर्निया जो कि सीजर की वाइफ रहती है। कलपूर्निया वो बहुत ही प्रेम करती है अपने हस्बैंड से। तो चलिए, ये तो रही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ था। आगे हम चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 14 फरवरी का दिन रोमन परंपरा के अनुसार इस शुभ दिन लुपरकल यानी नामक त्यौहार मनाया जाता था। यह त्यौहार रोम के विकास और समृद्धि का प्रतीक था। इस दिन महान शासक जूलियस सीजर पोम्पी पर विजय प्राप्त करके रोम आने वाला था। त्योहार की खुशी और जूलियस सीजर की विजय ने रोम के लोगों को उल्लसित कर दिया। वे उसका भव्य स्वागत करना चाहते थे, इसलिए काम धंधे बंद करके वे नगर के मुख्य प्रवेश मार्ग पर एकत्र होने लगे। कुछ ही पल में वहां लोगों का विशाल समूह दिखाई देने लगा, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो सीजर की इस विजय से अप्रसन्न थे। फ्लेवियल और मार्लस ये दोनों रोम के प्रतिनिधि थे और सीजर से घृणा करते थे। ये नाम याद रखिएगा, फ्लेवियल और मार्लस ये दोनों रोम के प्रतिनिधि थे और सीजर से घृणा करते थे। उन्हें पता चला कि रोम निवासी जूलियस सीजर के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं तो वे भड़क उठे और कठोर स्वर में बोले, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कल तक तुम वीर पोम्पी को देखने और उसके स्वागत की तैयारी करते थे, परंतु उसके पराजित होते ही तुम्हारा प्यार और वफादारी भी बदल गई। आज तुम उसके शत्रु सीजर के स्वागत के लिए बेचैन हो रहे हो, यानी कि जो पोम्पी था वह सीजर का क्या था, दुश्मन था। उसकी जय जयकार कर रहे हो, परंतु एक बात अच्छी तरह से जान लो कि सीजर की वजह से रोम का कोई भला नहीं होगा। जाओ, यहाँ से चले जाओ और वीर पोम्पी की पराजय का शोक मनाओ, तुम्हारे लिए यही उचित होगा। इतना जो है वहाँ के जो प्रतिनिधि थे दो, उन्होंने कहा, फ्लेवियर और मार्लस ने। आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। लोगों का विशाल जनसमूह तितर बितर होने लगा। देखते ही देखते मुख्य प्रवेश मार्ग पर पूरी तरह से खाली हो गया। इसी बीच कुछ अन्य जनप्रतिनिधि भी वहां गए जो सीजर के विरोधी थे। फ्लेवियल उन्हें समझाते हुए बोला, अपने स्वागत की ऐसी भव्य तैयारियां देखकर सीजर का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और वह अहंकार में भरकर वह हमें अवश्य अपमानित करेगा। अतः हमें उसके स्वागत के लिए की गई सजावट नष्ट फस्ट कर देनी चाहिए। अभी वे इस विषय में सोच ही रहे थे कि तभी गाजे बाजे के साथ सीजर और उसकी सेना ने जुलूस के रूप में नगर में प्रवेश किया। उस समय जुलूस में सीजर की पत्नी कलफोर्निया, सूरज की पत्नी पोर्शिया, ब्रूटस, डेसियस, कैसियस, कासकामी और सिसरो थे। इन सबके साथ एक राज्य ज्योतिषी भी था। तो इतने लोग आप याद रखिएगा, कलफोर्निया, सूरज की पत्नी पोर्शिया, ब्रूटस, डेसियस, कैसियस, कासकॉमी और सिसरो थे। इन सबके साथ एक ज्योतिषी भी था। आगे देखते हैं। लुपरकल के अवसर पर रोम में एक दौड़ का आयोजन किया जाता था। इसके संबंध में मान्यता थी कि इस पवित्र त्योहार के अवसर पर दौड़ने वाले के स्पर्श मात्र से बांझ स्त्रियां गर्भ धारण कर लेती थी। सीजर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह लुपरकल की दौड़ में भाग लेने के लिए अपने साथ एंटोनियस नामक सेवक को लाया था।
सीजर ने कैलिफोर्निया को उस मार्ग पर खड़ी होने के लिए कहा जहां से एंटोनियस को दौड़ते हुए निकलना था। उसने एंटोनियस को भी समझा दिया था कि उसे दौड़ते हुए कैलिफोर्निया को स्पर्श करना है। इसी बीच ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हुए बोला, जूलियस, मेरी गणना के अनुसार 15 मार्च की तिथि आपके लिए बड़ी अशुभ और कष्टप्रदायक है, इसलिए इस दिन आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, ज्योतिषी उनको मना कर रहे हैं, कष्टप्रदायक बता रहे हैं, अशुभ बता रहे हैं 15 तारीख को, 15 मार्च को। फिर देखिए सीजर क्या कहते हैं। तो सीजर कहते हैं, हंसते हुए बोला सीजर हंसते हुए बोला, वीर पुरुष गणनाओं पर नहीं बल्कि अपनी तलवार पर विश्वास करते हैं। इस युद्ध में मेरे सारे शत्रु नष्ट हो गए हैं। अब किस में इतना साहस है कि मेरा अहित कर सके? आप अपनी भविष्यवाणी रहने दें, मुझे यह व्यर्थ की प्रतीत होती है। तो देखिए, वे विरोध योद्धा थे, इसलिए वे साधु की बात या ज्योतिषी की बात नहीं माने। तो आगे आप कहानी में देखेंगे कि किस तरह से भाग्य परिवर्तित होता है। इस प्रकार ज्योतिषी की बात को सुनी अनसुनी कर वह जुलूस के साथ आगे बढ़ गया, परंतु ब्रूटस वहीं खड़ा रहा। यह देखकर कैसियस भी लौट आया और उसे कुरेदते हुए बोला, रुक क्यों गए ब्रूटस? क्या तुम लुपरकल दौड़ देखने नहीं जाओगे? तुम जाकर लुपरकल दौड़ देखो, मेरा मन नहीं है, ब्रूटस ने रूखे स्वर में जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों से ब्रूटस का व्यवहार असामान्य रूप से बदल गया था। सीजर के प्रति उसकी आत्मीयता और सम्मान में कमी आ गई थी। उसका मन विचारों के द्वंद्व में उलझा हुआ था। वह इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। यही कारण था कि वह सबसे अलग थलग रहता, किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था। परंतु कैसियस इस बात को महसूस कर रहा था। ब्रूटस ने जब उत्सव में सम्मिलित होने में अनिच्छा दिखाई तो कैसियस सारी बात समझ गया। फिर भी उसके मन के द्वंद्व को उभारते हुए बोला, ब्रूटस, जब कोई व्यक्ति मन की गुत्थियों में उलझ जाता है तब उन्हें सुलझाने के लिए उसे दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इस समय तुम भी कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हो। ब्रूटस समझ गया कि वह उसके मन के द्वंद्व को जान चुका है और उसे भड़काकर बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। अभी वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे सीजर की विजय का उद्घोष सुनाई दिया। आखिरकार रोम की जनता ने सीजर को अपना राजा मान ही लिया। यद्यपि मैं सीजर को बहुत प्यार करता हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता कि वह रोम के सिंहासन पर बैठे। यह कहकर ब्रूटस ने ठंडी आह भरी। फिर विस्मित होकर बोला, कैशियस, तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? इस अवसर पर तुम्हें सीजर के साथ होना चाहिए था। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? धूर्त कैसियस बातों का जाल फैलाते हुए बोला, ब्रूटस, मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए चिंतित हूँ। किसी के भय या दबाव में जीना मुझे पसंद नहीं है, और वह भी एक ऐसा व्यक्ति जो कभी हमारी तरफ साधारण व्यक्ति था, जिसका पालन पोषण हमारी तरह ही हुआ। हम भी सीजर की तरह स्वतंत्र थे। आज उसे वीर और पराक्रमी समझा जाता है, परंतु यही वीर कई बार अपनी कायरता दिखा चुका है। एक बार टाइबर नदी में बाढ़ आई हुई थी। मेरे साहस और हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए सीजर ने मुझे नदी पार करने के लिए ललकारा। हम दोनों नदी में कूद पड़े, परंतु नदी पार करने से पहले ही सीजर थक गया और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। तब मैंने उसे डूबने से बचाया था। इसी तरह एक बार हम स्पेन में थे। उस समय सीजर को तेज बुखार हो गया। ऐसी स्थिति में बच्चों की तरह कराहते हुए पानी मांगने लगा। ऐसा कमजोर और कायर व्यक्ति आज हमारे बल पर विजेता बन गया है। लोग भगवान की तरह उसकी पूजा करते हैं। यह भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि हमारी अकर्मण्यता है कि शक्ति संपन्न होने के बाद भी हम उसके दास हैं, जबकि उसमें और हम में कोई अंतर नहीं। कई वर्ष पहले रोम में ब्रूटल नामक एक वीर था। वह रोमन राजा का प्रभुत्व स्वीकार नहीं करता था। उसकी दृष्टि में रोम के राजा का राज्य शैतान के राज्य के समान था। उसी वीर ब्रूटल के परिवार से संबंधित होने पर भी तुम सीजर का सम्मान करते हो, उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते हो। इससे अधिक हमारे लिए अपमान की बात और क्या होगी? कैसियस, तुम क्या कहना चाहते हो और मुझसे किस बात की आशा कर रहे हो? यह मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। इसके लिए हम उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु मैं भी इतना अवश्य कहूंगा कि इस समय जैसी स्थिति है, उसके अंतर्गत रोम में रहने की अपेक्षा किसी दूरस्थ गांव में रहना अधिक शांति और सुकून भरा है। ब्रूटस ने थोड़ा सा उत्तेजित होकर प्रत्युत्तर दिया। ब्रूटस पर अपनी बातों का असर देखकर कैसियस मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसका तीर ठीक निशाने पर लगा था। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि जुलूस लौट आया।
तभी उन्होंने क्रोध में तमतमाते हुए सीजर को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। कर्णफूलिया भी कुछ उदास और मुरझाई हुई दिखाई दी। सिसरो भी क्रोधित दिखाई दिया। मार्ग में सीजर ने एंटोनियस से कहा, कैसियस जैसे पतले, सूखे और चिंतनशील व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग न तो किसी को अपने से बड़ा देख सकते हैं और न ही उनकी प्रसन्नता को सहन कर पाते हैं। हंसने, बोलने, खेलने, कूदने या संगीत से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। इनसे दूर रहना ही उचित है। इसलिए तुम मेरे आसपास हृष्ट-पुष्ट और प्रसन्न रहने वाले सेवक नियुक्त कर दो। एंटोनियस ने ऐसा ही किया। सीजर का जुलूस आगे बढ़ गया। क्योंकि कैसियस और बुटरुस में सम्मिलित नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने कास्का से सारी बात बताने के लिए कहा। कास्का बोला, उत्सव में एंटोनियस ने सीजर को 3 बार मुकुट भेंट किया है, लेकिन तीनों बार सीजर ने उसे ससम्मान लौटा दिया। इससे रोम की जनता प्रसन्न हो गई। लोग तालियां बजाने लगे, टोपियां उछालने लगे। तभी अधिक भीड़ के कारण सीजर का दम घुटने लगा। उसके मुंह झाग निकलने लगे और वह मूर्छित होकर वहीं लुढ़क गया। परंतु गिरने से पूर्व उसने अपना अंगरखा उतार दिया था और जनता से कहा कि यदि वह चाहे तो उसका सिर काट सकती है। उसकी इस बात से उपस्थिति लोगों को मोहित सा कर दिया। वहीं दूसरी ओर उसने फ्लेवियल और मारलस को सेवा से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने उसकी मूर्तियों की सजावट नष्ट करने का अपराध किया था। ब्रूटस को पता था कि सीजर हिस्टीरिया का मरीज है, इसलिए उसने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। लेकिन कैसियस व्यंग्यपूर्ण शब्द में बोला, सीजर की अपेक्षा गिरने का रोग हम लोगों में अधिक है। कैसियस जानता था कि ब्रूटस सीधा और सज्जन व्यक्ति है, उसे आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि सीजर का सबसे विश्वास पात्र और घनिष्ठ होने के कारण ब्रूटस उसके प्रति ईमानदार है, जो कि सीजर को कैसियस पसंद नहीं था, इसलिए वह भी उससे घृणा करता था। किंतु उसने सोच लिया था कि उसे किस प्रकार ब्रूटस को अपने पक्ष में करना है, लेकिन इससे पहले कास्का को अपने पक्ष में करना आवश्यक था। इसके लिए उसने एक योजना बनाई और कास्का को अगले दिन अपने घर पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। कास्का आमंत्रण स्वीकार कर वहां से चला गया। अगले दिन कास्का निर्धारित समय पर कैसियस के घर पहुंचा। कैसियस उसे अपने वाक्जाल में फंसाते हुए बोला, हम शक्ति संपन्न होने के बाद भी एक ऐसे व्यक्ति के दास हैं जो न केवल कायर है बल्कि बुद्धिहीन और अभिमानी भी है। ऐसे व्यक्ति की दास्तां हमारे गौरव और सम्मान पर कलंक है। इससे अधिक हमारे लिए अपमान की बात और क्या होगी। लेकिन यदि हम मिल जाएं तो इस कलंक से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। उसने ये बातें कुछ प्रकार से कही थी कि कास्का उत्तेजित हो उठा। वह क्रोधित होकर बोला, कैसियस, तुम सीजर के विरुद्ध जो भी कदम उठाओगे उसमें मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस अत्याचारी का अंत करके ही दम लूंगा। इस प्रकार बातों ही बातों में उसने सीजर के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लिया। इस विजय से उसकी आंखें प्रसन्नता से भर उठी। इसके बाद कैसियस ने अपनी धूर्ततापूर्ण बातों से कुछ और लोगों को भी अपनी ओर कर लिया। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कैसियस किस तरह से सबको सीजर के खिलाफ भड़का रहा है। ये सभी सीजर के विश्वास पात्र थे। इसी तरह उसने अनेक तर्क देकर ब्रूटस को भी अपनी सहायता के लिए मना लिया। जिस दिन रोम के सिंहासन पर सीजर का राज्याभिषेक था, उससे एक रात पूर्व कैसियस कास्का अन्य सहयोगियों के साथ ब्रूटस के घर पहुंचा। वह उसने सीजर और एंटोनियस की हत्या का प्रस्ताव रखा। सभी ने प्रस्ताव का स्वागत किया, परंतु ब्रूटस असहमति व्यक्त करते हुए बोला, यदि सीजर की इस प्रकार की सीधे ढंग से हत्या कर दी गई तो वह मरकर रोम में भगवान का स्थान प्राप्त कर लेगा। रोम की जनता उसकी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उठ खड़ी होगी। अतः हमें यह काम सोच समझकर करना होगा, जिससे उसकी हत्या राष्ट्रहित में लगे। ब्रूटस की बात में दम था। सभी उसकी बुद्धिमत्ता के कायल हो गए, इसलिए पुनः सारी योजना बनाई जाने लगी। अंततः सब कुछ निर्धारित हो गया। इधर सीजर की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा था, उधर कैलिफोर्निया को स्वप्न में इस घटना का आभास हो गया था। प्रातः उसने सीजर को स्वप्न के बारे में बताया और बाहर न जाने की प्रार्थना की। वह 15 मार्च का दिन था। ज्योतिषी ने भी सीजर को इस दिन सावधान रहने की चेतावनी दी थी। देखिए, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हमें विश्वास कर लेना चाहिए, हमारा ही फायदा होगा। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। परंतु अहंकार में भरा सीजर उसी दिन राजधानी में जाने के लिए उत्सुक था। अतः वह कैलिफोर्निया से बोला, इस प्रकार व्यवहार कायरों को शोभा देता है, महान जूलियस सीजर को नहीं। यदि आज मेरी मृत्यु निश्चित है तो वह घर बैठे भी आ सकती है, परंतु मैं कायरों की भांति घर में बैठने की बजाय बाहर खतरों का सामना करना अधिक
पसंद करूंगा। कैलिफोर्निया ने उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, आप चाहे जितने भी तर्क दें, किंतु मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। रात के स्वप्न में मेरा चैन छीन लिया है। मेरा मन भयभीत हो रहा है। आप एंटोनियस को वहां भेज दें। वह सीनेट के सदस्यों को कह देगा कि तबीयत खराब होने का आज आप सीनेट में नहीं आ सके। सीजन ने आधे अधूरे मन से कैलिफोर्निया की बात मान ली। तभी उसे ले जाने के लिए डेसियस आ पहुंचे। सीजन ने डेसियस से कहा, तुम सीनेट के सदस्यों को सूचित कर दो कि आज मैं राजधानी में नहीं जाऊंगा। निर्धारित कार्यक्रम में अचानक परिवर्तन देख डेसियस आश्चर्यचकित रह गया। उसने इस प्रकार घुमा फिराकर पूछा कि सीजन ने बेबस होकर उसे सब कुछ बता दिया। तब डेसियस प्रसन्न होकर बोला, यह तो बड़ा ही शुभ स्वप्न है। इसका अर्थ है कि आज से रोम में नवीन रक्त का संचार होगा, लोगों को नवजीवन प्राप्त होगा। आप इसका गलत अर्थ ना लगाएं और प्रसन्न होकर सीनेट में चलें। देखिए किस तरह डेसियस उनको बहला फुसला रहा है। सीनेट के सदस्य आपको राजमुकुट पहनाना चाहते हैं। यदि आप नहीं गए तो सभी आपको कायर समझकर आपका मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है कुछ लोग यह कहें कि जब तक कैलिफोर्निया को शुभ स्वप्न नहीं आएगा तब तक सीजर का राज्याभिषेक नहीं होगा। डेसियस की बात ने सीजर के विचारों को बदल दिया। तभी वहां ब्रूटस, कास्का, कैसियस आदि भी आ पहुंचे। सीजर तैयार होकर उनके साथ राजधानी की ओर चल दिया। सीनेट में पहुंचते ही सीनेटर पॉपुलियस ने कहा, तुम्हारा प्रयास सफल हो। यह सुनकर षड्यंत्रकारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी योजना लीक हो गई है, लेकिन ब्रूटस ने उन्हें समझाया कि पॉपुलियस की बात का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। इस बात से सीजर के चेहरे पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। फिर उनके संकेत पर टेबोनियस नामक षड्यंत्रकारी एंटोनियस को लेकर बाहर चला गया। सीनेट की कार्रवाई आरंभ हुई। डेसियस ने मेटेलस सिम्बर को अपनी समस्या सीजर के समक्ष रखने के लिए कहा। मेटेलस ने सीजर के सम्मान में सिर झुकाया और उससे अपने भाई पब्लियस सिम्बर के निष्कासन का आदेश वापस लेने की प्रार्थना की। सीजर रूखे स्वर में बोला, मेटेलस, तुम्हारे सिर झुकाने या नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने से मेरा मन नहीं पिघलेगा। इस प्रकार कपट में लिपटी सौजन्यता दिखाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज तक न्याय के मार्ग में कभी विचलित नहीं हुआ हूँ। तुम्हारे भाई का निष्कासन राष्ट्रीय कानून के अनुसार हुआ है और मैं इसे नहीं बदल सकता। इस तरह उसने सिम्बर को दुत्कार दिया। उसके बाद ब्रूटस और कैसियस ने भी पाल्बियस सिम्बर को मुक्त करने की प्रार्थना की। सीजर उनकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए बोला, मैं न तो व्यर्थ में किसी को दंडित करता हूँ और न ही बिना किसी ठोस कारण के अपना निर्णय बदलता हूँ। इसलिए तुम निर्णय बदलने की उम्मीद छोड़ दो। पब्लियस के निष्कासन पर मैं पूरी तरह अटल हूँ। डेसियस और सिन्ना ने भी दया की अपील की, लेकिन सीजर ने उन्हें डांट दिया। मैंने ब्रूटस की प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद कुछ नहीं बचता। सीजर का व्यवहार देखकर कास्का गुस्से में भरकर बोला, ठीक है, अब हमारे हाथ ही हमारी बात को पूरा करेंगे। यह कहकर उसने सीजर पर छुरे से वार किया। देखिए किस तरह से उसने वार कर दिया। फिर सभी एक एक कर उसने छुरा घोंपने लगे। अंत में ब्रूटस ने छुरा निकालकर सीजर के सीने में घोंपा। षड्यंत्रकारियों ने अपने विश्वासपात्र मित्र ब्रूटस को देखकर सीजर मर्माहत हो उठा। उसके मुख से केवल इतना ही निकला, ब्रूटस तुम भी। इतना कहते ही सीजर ने दम तोड़ दिया। सीजर के मरते ही सिन्ना ने प्रसन्न होकर उद्घोष किया, अत्याचारी का अंत हो गया, अब हम स्वतंत्र हैं। इसके बाद ब्रूटस ने सीनेट के सदस्यों को भय रहित होने तथा शांत रहने के लिए कहा। फिर उसने राष्ट्र के नाम जनहित संदेश प्रसारित किया, जिसमें रोम को क्षति न पहुंचाने की बात कही गई थी। इधर एंटोनियस को सीजर की हत्या का समाचार मिला तो वह घर भाग गया। बाद में उसने नौकर के हाथ षड्यंत्रकारियों के पास संदेश भेजा कि यदि वे उसे अभय प्रदान कर दें तो वह सदा उनका वफादार सहयोगी बनकर रहेगा। किंतु यह उसकी एक चाल थी जिसे षड्यंत्रकारी समझ न सके। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। एंटोनियस उनके पास गया और उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए बोला, आप राष्ट्र के हितैषी हैं। आपने सीजर की हत्या राष्ट्र हित में ही की होगी, इसलिए मुझे उनकी हत्या से कोई सरोकार नहीं है, किंतु सीजर मेरे मालिक थे। अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं विधिवत और सम्मान पूर्वक उनका दाह संस्कार करना चाहता हूँ। षड्यंत्रकारी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने सीजर का शव उसे सौंप दिया। एंटोनियस शव को लेकर जनता के बीच पहुंचा, रोते हुए बोला, ये वही महान जूलियस सीजर हैं जिन्होंने 3 बार रोम के राजमुकुट को ठुकरा दिया था, जिसने रोम की जनता के सामने स्वयं को सौंप दिया था। ये रोम के लिए अनेक भले कार्य करना चाहते थे, लेकिन इससे पूर्व ही षड्यंत्रकारियों ने इनकी हत्या कर दी। अब आप ही उनसे अपने राजा
की हत्या का प्रतिशोध लें, तभी महान जूलियस सीजर की आत्मा को शांति मिलेगी। सच का पता चलते ही रोमन प्रजा भड़क उठी। उन्होंने सदनकारियों को घेर लिया और उनका वही हर्ष किया जो इतिहास में विश्वासघातियों का होता आया है। तो फ्रेंड, आप बताइए कि जनता ने सही किया या गलत किया। तो प्लीज़ गाइज, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।